नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग चल रही है। देखिए, शाम 3 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत हैं वो पहले आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जो मतदान प्रतिशत है वो आपको सबसे पहले दिखा रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हम 8 सीट की जो मतदान प्रतिशत है ओवरऑल अगर हम देखें तो 45.21% वोटिंग हुई है शाम 3 बजे तक। हालांकि अन्य फेजेज से अगर हम तुलना करें तो इस छठे चरण के मतदान में मतदाता लगता है घर से निकले हैं, बड़ी संख्या में निकले हैं और वो ये नतीजे बता रहे हैं। वाल्मीकि नगर में 47.49%, पश्चिमी चंपारण में 47.31%, पूर्वी चंपारण में 46.71%, शिवहर में 48.19%, वैशाली में 48.94%, गोपालगंज में 41.51%, सिवान में 39.81% और महाराजगंज में 42.47% की वोटिंग हुई है। ओवरऑल 45.21% वोटिंग हुई है। ये हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाए हैं तस्वीर जो इलेक्शन कमीशन की ओर से आए हैं। हम देखिए, अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम एक एक सीट पर चर्चा करते हैं, कहाँ क्या लड़ाई रही, क्या फीडबैक निकल के आ रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत हम करेंगे वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से सुनील कुशवाहा जो कि वहाँ से सांसद थे और सामने में दीपक यादव जो कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी की ओर से उम्मीदवार थे। कैसे देखते हैं, वहाँ क्या रिपोर्ट है? देखिए, अभी बिहार में आज 8 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। 40 लोकसभा की सीटें हैं और आज के इस 8 सीटों के चुनाव के बाद 32 सीटों के चुनाव हो जाएंगे। जी, 8 सीटें ही बचेंगी। 8 सीटें बचेंगी जो 1 जून को अंतिम और 7वें चरण में चुनाव होना है। आज पूरे देश में 58 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है जी। और अंतिम 7वें चरण में बिहार की भी 8 सीट के साथ कुल 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। तो अब तो चुनाव के, अब कहें लोकसभा चुनाव रन के, अब यही 2 फेज बाकी थे। एक फेज तो हो गया आज। एक फेज आज पूरा हो गया। अब अंतिम फेज जिसको कहते हैं अंतिम पड़ाव 1 जून को होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज ही वोट पड़े हैं। बिल्कुल, देश की राजधानी में तो वहाँ सभी 7 सीट के लिए याद हो गए और अंतिम चरण में न सिर्फ राजधानी पटना की, कि पटना से लेके पटना, भोजपुर, मतलब आरा, बक्सर, इवन प्रधानमंत्री की जो कंस्टिट्यूंसी है वाराणसी, वहाँ भी 1 जून को मतदान होना है। अब आपने आज वाल्मीकि नगर की चर्चा की, जहाँ से सीटों पर चर्चा करते हैं। वाल्मीकि नगर शुरुआत कर रहे तो हैं। वाल्मीकि नगर में आपने ठीक ही कहा, वहाँ राजद और जदयू के बीच सीधी लड़ाई है और वो सीट वाल्मीकि नगर, आप जानते हैं कि सीमांचल का इलाका है। अभी चंपारण की जो तीनों सीटें हैं उसमें न सिर्फ वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, अब वहाँ भी चुनाव आज हो रहा है और अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज है। शाम 3 बजे तक वोट हो तो वोटिंग परसेंटेज अच्छी है। आज वो धूप तो तब भी कड़ी थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि जो 5 चरणों के चुनाव हुए हैं उससे 5 चरणों में जो बीते 5 चरणों में चुनाव हुए उसमें 19 के तुलना में अभी भी वोटर्स का टर्न आउट कम ही रहा है। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने बाद में फिर वो जो एक अपनी समीक्षा भेजी उसमें कहा कि लगभग 66% मतदान हुए थे। और बिहार में अभी जो आपने आज तस्वीर अभी 3 बजे तक की बताई है, उसे लगता है कि वोट परसेंटेज कुछ जगह तो 4 ही बजे तक मतदान होगा और 6 बजे तक ऐसे शेड्यूल है। तो अब यहाँ भी ये देखना होगा कि वो पिछला चुनाव है उसमें वो क्रॉस करता है कि नहीं। ये उम्मीद की जानी चाहिए। मतदाताओं को हर दल, हर नेता, इवन प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि लोग पहले मतदान कीजिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसी एक वोट से देश की तकदीर, कहिए प्रधानमंत्री बनना है, नई सरकार बननी है, चाहे सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने या फिर जो महागठबंधन की सरकार बने, ये जनता के ही फैसले से वोट देंगे तभी कोई एक निर्णायक की स्थिति आएगी। वाल्मीकि नगर में तो मैंने आपसे बताया कि वहाँ राजद और जदयू के बीच सीधी लड़ाई है और उस लड़ाई में दोनों के अपने अपने समीकरण हैं। देखिए, इस चुनाव में 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार की यदि बात करें तो सारे मुद्दे गौण हो गए। भय की राजनीति जिसको आप कहिए, एक ओर जहाँ एनडीए की ओर से न सिर्फ प्रधानमंत्री, सारे एनडीए के नेता यही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आरक्षण का जो ये अभी सबको, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है, इन्हीं को जो आरक्षण है इसको कोटा को समाप्त करके धर्म के आधार पर ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं और आगे प्रधानमंत्री ने ही कहा। एक तो ये बात कही जा रही है और दूसरी ओर फिर उसी तरह से महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, माने भाजपा को, फिर यदि
तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला तो ये संविधान ख़त्म कर देंगे, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, फिर कभी चुनाव नहीं होगा। ये सारी बातें माने भय की राजनीति। देखिए, मैं मानता हूँ कि आरक्षण सभी दलों के लिए राजनीतिक हथियार है। ये आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता है और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं है। जात और सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण है और ये आरक्षण सभी राज्यों में, ये इस तरह हिसाब से बिहार में भी पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे है। उसमें मुसलमानों की भी जो जातियां हैं वो भी सूचीबद्ध हैं आरक्षण की सूची में। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने या वेस्ट बंगाल की सरकार ने सभी मुस्लिम जाति को पिछले दशकों में जो आरक्षण जिस ढंग से लागू किया, ये भाजपा के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है और संविधान में इजाज़त नहीं दिया है। तो इसी को लेकर के धार्मिक आधार पर मतलब ये भाजपा का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस और सभी, इसी तरह का एक आशय लालू जी ने भी बयान दे दिया था। उन्होंने मुसलमानों के आरक्षण, मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की थी और कहा था सबों को मिलना चाहिए। इसको बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया और आज प्रधानमंत्री ने 3 सभाएं आज की, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, विक्रम में, काराकाट में और बक्सर में। और बिल्कुल लालू प्रसाद सीधे निशाने पर रहे, कांग्रेस निशाने पर रही और फिर वही बात जो मैंने आपसे कही, उसी आरक्षण मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को दोहराया और जमकर निशाना साधा। एक बात आज प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में जो खास बात कही, वो बिहार को फिर एक विकास का आईना दिखाया है। कि बिहार में जो 5 साल के लिए अवसर यदि मिलेगा हमें, तो यहाँ फैक्ट्री खुलेंगे, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और बिहार विकास का विकास होगा। ये सारी बातें उन्होंने आज कही है। अब तो एलईडी बल्ब का जमाना आ गया, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भाजपा पर, ये आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि भाई राजद का लालटेन न है चुनाव चिन्ह। अब उसको एक सांकेतिक रूप से कहा कि भाई तो अब लालटेन युग नहीं है और वो लालटेन तो एक घर में रोशनी, माने उनका इशारा जो लालू प्रसाद का परिवारवाद पर जो उनका हमला होता है, इशारों में वो ये कह रहे थे कि लालटेन भी बिहार में यदि उसकी कहीं रोशनी दिखी तो एक परिवार में दिखी। तो एलईडी का ज़माना, वो तो कहिए कि एक तुकबंदी होती है ना। कुल मिला कर आज फिर लालू प्रसाद निशाने पर थे। वो जंगल राज की बात की उन्होंने, बक्सर की सभा में तो और सीधा हमला कहा कि वहाँ वो जो जंगल राज का ज़माना था, मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में जो कानून व्यवस्था की हालत थी, अपहरण, फिरौती, जो एक परसेप्शन बन गया था कि शाम ढलने के बाद लोग थोड़ा भय महसूस करते थे, लौटते थे, उन दिनों को याद दिलाते हुए फिर आज उसी ढंग से आरजेडी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और भाजपा प्रत्याशियों के लिए 2 जगह तो पाटलिपुत्रा में राम कृपाल यादव हैं और वहाँ मिथिलेश तिवारी हैं, उनके समर्थन में वोट मांगा। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में हैं और आप देखिए वहाँ एक चुनौती अभी थी कि 2 कैंडिडेट थे वहाँ, एक महागठबंधन की ओर से मालेक है और पवन सिंह के आने के बाद एक वहाँ एक दूसरी तस्वीर तिकोनी लड़ाई की बन गई है। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री ने काराकाट में जाकर जमकर राजद पर इस पर हमला बोला। अब जब सीट की बात करते हैं, वाल्मीकि नगर में आते हैं। वाल्मीकि नगर में क्या लगता है जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहे हैं वाल्मीकि नगर में आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई में, क्या लगता है फिर से जेडीयू की बाजी होगी? क्योंकि आप देखिए, वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है, तो मैं प्रारंभ से मेरा आकलन है कि एक तो हार जीत का अंतर कम हो जाएगा, फासला होगा वो हाँ कम हो जाएगा। दूसरा है कि यदि वो वोट कम होता है तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता ही इससे परिलक्षित होती है कि मतदाता उदासीन है, उत्साह की कमी है। फिर भी 3 बजे तक आया है, आगे लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन जो आपने अभी बताया है ऑन एवरेज 45.21% है। कंस्टिट्यूंसी वाइज आपने 47-48% की भी बात आपने की, ये बढ़ेगा। लेकिन फिर वही मैं कहता हूँ, अब वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो जीत हाथ का अंतर बढ़ेगा। लेकिन जो तस्वीर अभी है वहाँ फिर मुझे लगता है कि चंपारण की 3 सीट, न सिर्फ वाल्मीकि नगर, उसमें पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये तीनों जगह सवाल भी और राधा मोहन सिंह वो अपर हैंड दिखता है। वहाँ बीजेपी इन सीटों को सेफर सीट मान रही है क्योंकि वहाँ तो पूर्वी चंपारण में नरेंद्र मोदी भी आए थे सभा, नरेंद्र मोदी भी आए थे और कुल मिला जुला कर देखिए दोनों जगह नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा
ये सब जगह एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और आज संयोग से देखिए बिहार में आज यदि प्रधानमंत्री ने 3 सभाएं की हैं, आप उनके भाषण की चर्चा कर रही हैं। आजकल सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो गया है कि हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में खबरें देखते सुन रहे हैं लोग, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक तो असर पड़ता ही है ना। चलिए, अब 3 सीटों की तो बात आपने कर दी। शिवहर पर आते हैं। शिवहर में 48% की वोटिंग में क्या लगता है? शुरू में कहा जाता था कि लवली आनंद के लिए एक टक्कर है, लेकिन लगता है कि वैश्य समाज का मूड अब एक तरफा हो गया मोदी नहीं, यही तो मैंने कहा है आपसे, पहले भी चर्चा की है कि यदि वैश्य मतदाता जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, और इस बार लालू प्रसाद ने जो अपना एक राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की कैंडिडेट और कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रख करके, तो वहाँ शिवहर में रितु जायसवाल जो है वैश्य समाज से हैं, और बगल में फिर उसी तरह से सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू थे। मोतिहारी का भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो एक शुरू में थी कि भाई बीजेपी ने 2 अपने सिटिंग सांसदों को, एक जदयू से थे सुनील कुमार पिंटू जो भाजपा के ही पृष्ठभूमि वाले थे, और वहाँ रितु जायसवाल जो रमा देवी की जगह दिया। तो वैश्य मतदाताओं में नाराज़गी है, इसको भरसक भुनाने की राजद ने कोशिश की। और ये शुरू से ही आकलन था कि यदि आज भी मैं कह रहा हूँ कि वैश्य मतदाताओं को यदि समेटने में कामयाब हो गई रितु जायसवाल, तब वहाँ का रिजल्ट एनडीए के लिए फिर जो शिवहर सीट है उस पर कब्जा बरकरार रखना कठिन होगा। हालांकि इस बार तो वो बीजेपी नहीं जदयू लड़ रही है। लवली आनंद भी परिचय के मोहताज नहीं है, वहाँ से एमपी रही हैं। आनंद मोहन रहे हैं एमपी वहाँ से, लवली आनंद भी एमपी रही हैं दूसरी कंस्टिट्यूंसी से। हाँ, तो कुल मिला कर एक लड़ाई तो जिन सब 2 महिला प्रत्याशियों के बीच लड़ाई है। आपको अब लग रहा है कि हाँ मोदी में हर तरफ होता हुआ दिख रहा है? देखिए, मोदी का तो बिल्कुल, मोदी का इम्पैक्ट इफेक्ट तो है ही इस चुनाव में। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ दूं, 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं, सरकार नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है? नहीं, अभी तो इसमें अब कुछ संदेह ही नहीं रह गया है। जो परिदृश्य पूरे देश में दिख रहा है, जो लोगों का प्राप्त, तो 1 जून को जैसे ही मतदान होगा तो उसका एग्जिट पोल भी आपके सामने आएगा। अभी सीटों के हिसाब से तो अब 57 सीटों के लिए जो लास्ट फेज का चुनाव है, जैसे आज ये छठे चरण में 58 सीट के लिए हुआ है पूरे देश भर में, बिहार में 8 सीटें के लिए हुई, उसी तरह से लास्ट फेज में 57 सीट के लिए होना, 8 सीटें बिहार की हैं। अब जो पूरे देश का चुनावी परिदृश्य है उसमें एक तो है कि नरेंद्र मोदी बराबर ही है, दावा भी कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उधर आज तक कोई चेहरा नहीं है। अब वो एक बिना चेहरा का उन लोगों का है कि भाई हम जीतेंगे तो फिर कोई, आज ही मैंने जयराम रमेश का भी कहीं बयान देखा, और इशारों में उनका कहना था कि जो सबसे बड़ा दल होगा, माने कांग्रेस ही की अगुवाई है इंडिया अलायंस का, और उसमें इंडिया जो मोर्चा बना हुआ है उसमें कांग्रेस 350 सीट के अकेले लड़ रही है। स्वाभाविक आप ज़्यादा लड़ेंगे तो ज़्यादा सीट जीतेंगे, यही ना होता है। तो अब वो जितनी सीटें जीतेंगी तो कांग्रेस बड़ी पार्टी होगी, और उसके चेहरा कोई है तो उसमें भी कहीं अब 2 मत, भले ही ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने एक खेल कर दिया था कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपको याद होगा, जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस, हाँ इधर थे, तो कर दिया था, वहीं से बात बिगड़ी और वहाँ कांग्रेस नेतृत्व भी असहज हुई, और खुद मल्लिकार्जुन ने अपने को भी ड्रॉ किया, कहा कि पहले हम लोग मिलजुल कर लड़ें, और शरद पवार में इसी आधार पर लोगों को एकजुट भी किया था। तो अभी भी जो प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं या तंज व्यंग कस रहे हैं कि वहाँ क्या 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे इतने बड़े देश में, कुछ जो बातें कह रहे हैं, तो अब तो ये 6 चरणों के आज चुनाव पूरे हो गए हैं, इसमें अब कुछ संदेह नहीं दिख रहा है। हाँ, 400 के पार वाली जो बात है उस पर होना है कि नहीं है, तो वो अभी मुझे लगता है कि जो जिस तरह का माहौल पूरे देश में परिदृश्य बना हुआ है उसमें शायद 400 के पार वाला, लेकिन बहुमत में अब तो सारे जो चुनाव से जुड़े जो लोग इसकी गणना करते हैं, जो मैं देख रहा था, सब लोग अभी मानने लगे हैं कि फिर नरेंद्र मोदी को नेहरू जी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जिनको लगातार 3 टर्म मिलने का अवसर मिलेगा। फिलहाल तो ये तस्वीर उभरती दिख रही है, और लास्ट चरण जो 1 जून को मतदान होना है तो उसमें भी तो अब 57 सीटें ही बची हैं, देखना है 4। अब बात करते हैं वैशाली गोपालगंज की बात करते हैं। वैशाली में वीना सिंह है, वीना देवी हैं, सामने मुन्ना शुक्ला थे। वहाँ तो वीना देवी और ये वैशाली कंस्टिट्यूंसी की जो सामाजिक बनावट है, और वहाँ एक तरफ बाहुबली छवि है, मुन्ना शुक्ला भूमिहार जात से हैं, वीना देवी सिटिंग एमपी हैं जो लोजपा रामविलास की पार्टी की हैं, तो फिर लड़ रही हैं, और भरोसा किया है वो जो भी कुछ है कि स्थिति वहाँ अब इसमें एक और राजद का
M22 समीकरण है, वो तो साथ है ना। जो इस बार लालू प्रसाद ने भूमिहार को भी साधने की कोशिश की, जो उनका था कि M22 के अलावे बाप, जो तेजस्वी ने कहा था, या A to Z की पार्टी बनाने की बात है, तो उसका एक प्रयोग है वैशाली, जहाँ की कभी राजपूत कैंडिडेट हुआ करते थे, रघुवंश प्रसाद सिंह हुए, कई बार हुए। फिर इस बार देखिए कि मुन्ना शुक्ला को लालू प्रसाद ने कैंडिडेट बनाया है। अब ये प्रयोग कितना उन्हें सफल होता है ये देखना होगा। लड़ाई सीधी है। गोपालगंज की बात, लड़ाई में बीना देवी को जो अपना सजाती है मत के अलावा, फिर वही नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा। मोदी के वोट नाम पर तो वोट पड़ रहा है। हाँ, तो वो तो मैंने आपसे कहा कि हर कंस्टिट्यूंसी में मोदी इफेक्ट है, और वो साइलेंट वोटर है। कहीं मैंने भी 6, 7, 8 कंस्टिट्यूंसी जाने का अवसर मुझे मिला, तो आम जन से जो कोई बात कीजिए तो वो जो अभी लाभार्थी योजना जो चल रही है, चाहे वो फ्री अनाज, फिर किसानों के लिए वो 6,000 रुपये मिलते हैं, आयुष्मान भारत, गैस, नल जल, ये सब कुछ का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं खासकर जो गरीब गुरबा है, और अब तो 82 करोड़ परिवार को देश में ये योजना का लाभ मिल रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का वो एक इम्पैक्ट, कहीं इफेक्ट दिखता है सारे कंस्टिट्यूंसी में इसका। निश्चित रूप से जो एनडीए, एक बात मैं कहता हूँ कि जो इस बार कुछ एक आकलन रहा ना बिहार में कि 40 सीटों में 39 सीटें तो एनडीए ने जीती थी। यदि इस कुछ कैंडिडेट के कारण कहीं कोई लड़ाई भी, जो कहीं इसका जो दमखम कुछ दिखा, विपक्ष को चुनौती देने में जहाँ कमी कामयाबी मिली, उसका एक कारण ही था जो सिटिंग एमपी है उसके प्रति निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन फिर लास्ट दिन में 2-3 कंस्टिट्यूंसी का फीडबैक मुझे देखने को मिला, हैरानी हुई कि भाई आम जो मीडिया के लोग जाते थे तो वहाँ आम लोग एमपी के प्रति गाली शब्द बोलते थे, लेकिन वोट के दिन फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर सब लोग वोट दे दिए। और फिर जात भी एक बड़ा कारण रहा है, हर जगह जात तो एक कारण रहा ही है, वो सच्चाई है। और सभी दल, कोई दल इससे छूता नहीं है, सभी दल इसको साधने की कोशिश की है। चलिए हम बात करते हैं गोपालगंज में भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, फिर सिवान में क्या लगता है? ये सिवान की लड़ाई दिलचस्प है। गोपालगंज में पहले बात है तो गोपालगंज में जेडीयू, गोपालगंज में देखिए आलोक कुमार सुमन है, सामने में वीआईपी पार्टी है। हाँ, और उधर गोपालगंज से जो कैंडिडेट हैं, जो चंचल पासवान जी हैं, अब वो उनके लिए तो नया चेहरा है, प्रयोग है वहाँ भी। लेकिन वहाँ भी जो सब जगह मोदी के नाम पर ही 8 सीटें जब सभी एनडीए की जीती हुई सीटें हैं। मुझे सिर्फ कंटेस्ट कहीं कोई जिसको आप कह सकते हैं तिकोनी लड़ाई सिवान में हो गई, सिवान में दिख रही है, जहाँ वीना साहब हैं और राजद के अवध बिहारी चौधरी जो एक्स स्पीकर वो हैं, विजय लक्ष्मी देवी हैं, और विजय लक्ष्मी दी हैं जो वहाँ कुशवाहा जो एक्स एमएलए थे उनकी पत्नी हैं। तो दो महिला उम्मीदवार, एक निर्दलीय और एक जदयू की उम्मीदवार है। क्या वो पहले भी जदयू की सिटिंग एमपी थी कविता सिंह, तो उनको टिकट, वो राजपूत जात से आती हैं, तो उनको टिकट नहीं मिलना, तो ये आप सहज समझा सकता है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब जो उनके स्वजातीय मतदाता हैं उसी को सब अपर कास्ट के वोट को साधने के लिए हिना साहब इस बार जो राजद की कैंडिडेट नहीं बनी, निर्दलीय लड़ रही हैं, तो उनका स्वजातीय वोट और संजय एनडीए का जो कोर वोट है ना, उसमें सेंधमारी की कोशिश, ये माना जाता है, एक परसेप्शन है ना। ये तो लालू प्रसाद ने साधने के लिए भरसक कोशिश की सब जात को, लेकिन मोटा मोटी ये मानते हैं कि एनडीए जो अपर कास्ट का वोट है वो ट्रेवल करता है अगेंस्ट लालू प्रसाद। तो वो वोट को साधने के लिए इस बार हिना साहब जो कंटेस्ट में दिख रही हैं, उसका एक मेन कारण अब तो नतीजा आने से सामने होगा कि उसमें राजद से कंटेस्ट होता है कि जदयू से मुकाबले में फिर कौन जीतता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहाँ हिना साहब से हो रही है, हिना साहब से है और लड़ाई कांटे की है। अंतिम सीट महाराजगंज की बात है। महाराजगंज में तो देखिए, महाराजगंज की सीट तो बड़ा राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सीट रहा है। जैसे आप औरंगाबाद को कहते थे कि चित्तौड़गढ़ है, महाराजगंज के बारे में कुछ यही परसेप्शन बना। हालांकि अकेले सिर्फ राजपूत नहीं हैं, वहाँ भूमिहार भी हैं, 2 भूमिहार भी वहाँ सांसद हुए हैं। आपको पीके शाही का याद होगा, पीके शाही चुनाव लड़े थे तो कैसे प्रभुनाथ सिंह हरा दिया था और बुरी हार हुई थी, जिसको आप कहेंगे उपचुनाव जब हुआ था तो कराड़ी हार हुई थी। अब इस बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र हैं। लालू प्रसाद का जो वोट बैंक है वो एक तो उनका आधार है, और कहीं ना कहीं उसका जो आप तुरंत सवाल पूछेंगे कि अभी छपरा में, सारण में कुछ जो
चुनाव के दिन और चुनाव के बाद जो कुछ हो गया है क्या, उसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। देखिए प्रशासन ने तो अब आज भी वहाँ इंटरनेट बंद है। एक तो ये रहा, तो उसके इफेक्ट से इनकार नहीं कर सकते हैं। जी। कोई पैमाना नहीं है, लेकिन एकदम नेबरिंग न है, तो इसलिए उसकी इम्पैक्ट को कास्ट का तो देखिए दोनों जगह, जिसको आप कहते हैं शान और स्वाभिमान की लड़ाई, जब जो जात में इस तरह का जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं शान और स्वाभिमान हो जाता है, और मतदाताओं को गोलबंद करने का आधार भी होता है, प्रयास भी यही होता है। तो सिवान में कुल मिला जुला करके वो देखना हो कि लालू प्रसाद के पसंदीदा उम्मीदवार हैं अखिलेश सिंह ने इस बार। मैं तो मानता हूं कि ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। दो ऐसी कंस्टिट्यूंसी थी, जैसे बेतिया, 2 सीट इस बार के छठे फेज में कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि 2 सीट, वो बेतिया सीट और महाराजगंज सीट, जहाँ मदन मोहन तिवारी लड़ रहे हैं। हाँ, मदन मोहन तिवारी लड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके इस फेज के चुनाव में महाराजगंज की सीट में लड़ाई सीधी है, और जो कुछ परिदृश्य बन गया है उसमें, तो वो वोट तो ऐसे भी बीजेपी को, वहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कैंडिडेट हैं, यदि सारण का इफेक्ट करेंगे तो वोट तो मिलना नहीं था, जो सारण में नहीं मिल रहा है। सारण में वही लड़ाई है ना बीजेपी और आरजेडी के बीच में, तो वो वोट तो यहाँ मिलना नहीं था सिग्रीवाल को। अब रही बात वो रिएक्शन कितना होता है और वोट को कितना भुना पाते हैं, वो देखना है। कुल मिला जुला के लड़ाई की तस्वीर यही है, और वहाँ भी लड़ाई है। देखिए एक तरफा लड़ाई, 8 सीट एनडीए की सभी 8 जीती हुई सीटें हैं, एक तरफा लड़ाई कहीं नहीं है। और कुल मिला जुला कर जो तस्वीर दिख रही है अभी, उसमें अपर हैंड ही दिखता है एनडीए का अपर हैंड दिखता है। देखिए अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, हर एक सीट पर चर्चा की है, और मोदी सरकार फिर से आ रही है, ये बात भी लगभग तय दिख रही है। अब 1 जून को देखते हैं आखिरी फेज़ की वोटिंग में कितना सीट एनडीए निकाल पाती है, कितना इंडिया के पाले में आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।